नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, सारे क्वेश्चनों का, सारे कंसेप्ट का कंबाइंड तैयार किया गया दोस्तों यहाँ। क्योंकि आपको पता है हर एक क्वेश्चन, हर एक जो सेशन होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल के पिछले जो आपका प्रैक्टिस सेट है, सेशन है, उसका मॉक क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ ही साथ हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कल का मॉक क्वेश्चन है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्याएं कितनी होती हैं? 13, 15, 16, 14। तो जिन्होंने कमेंट किया था 16, बहुत बहुत धन्यवाद उनका दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या दिया गया है। दोस्तों यह सिद्धांत कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकाली स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कैनन, जेम्स, डफी या हो सकता है थर्नडाइक। हो सकता है क्वेश्चन आप ना पढ़े होंगे अभी तक। तो दोस्तों सिद्धांत बताना कि यह सिद्धांत संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्राणी को आपातकाली स्थिति के लिए तैयार करती है, किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों कैनन के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा श्रव्यदृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा श्रव्यदृश्य सामग्री का उद्देश्य है? अब आपको श्रव्यदृश्य सामग्री का उद्देश्य बताना, यानी श्रव्य यानी सुनाई देना, दृश्य यानी दिखाई देना। इन दोनों सामग्री का उद्देश्य क्या होगा? अब आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे कूट भाषा, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए श्रव्यदृश्य सामग्री का उद्देश्य होता है शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना। ठीक है, ये आपके 3 हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। दिया गया है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन की बात कर रहे हैं। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोहलर होगा, पावलाव होगा, थर्नडाइक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कमेंट आ चुके हैं, मैं रीड कर पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि सीखने के प्रयास व भूल जो आपका सिद्धांत है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, थर्नडाइक कराएंगे। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहला गया। ठीक है, यह आपके दोस्तों प्रयास व भूल का सिद्धांत कहलाएगा। त्रुटि यानी भूल। या शिक्षा मनोविज्ञान की बुक्स किसने लिखी? एनिमल इंटेलिजेंस नामक बुक किसने लिखी? आपके थॉर्नडाइक महोदय ने लिखी। थॉर्नडाइक महोदय दोस्तों आपके अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, पशु वैज्ञानिक है आपके। और बात करें दोस्तों, ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी आपके थॉर्नडाइक कहलाते हैं। और इन्होंने दोस्तों आपको पता हो कि मुख्य नियम 3 दिए थे। मुख्य जो नियम है 3 दिए थे। एक है आपका अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। और गौण नियम इन्होंने 5 दिए हैं। यहाँ से प्रश्न आते हैं। बहुपद क्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मकिरण और सहचर क्रिया। प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर। महत्वपूर्ण क्या है? भूखी बिल्ली, मृत मछली। और अनुक्रियात्मक यहाँ पर क्या है? या अनुक्रियाकर्ता बिल्ली हो जाती है और उद्दीपक आपका मृत मछली हो जाती है। तो ये सारा डिटेल था। और आगे आने वाले क्लासेज में हमने इनका पार्ट वाइज, पावला हो गया, थर्नडाइक हो गया, ठीक है, स्किनर हो गए, सारे डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। जी हाँ, मुर्रे ने, आपकी जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परीक्षण करके रचना करके परीक्षण की रचना की और इतिहास रच दिया। जैसे हमारे सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक मारकर क्या इतिहास रचा, उसी प्रकार है दोस्तों। तो ये स्याही धब्बा परीक्षण है, मूल्यांकन परीक्षण है, विषय आत्मबोधन परीक्षण है, या आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण है। तो राइट ऑप्शन क्या है? मुर्रे ने परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह परीक्षण दोस्तों विषय आत्मबोधन परीक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति,
विस्मृति या ध्यान कहते हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता, आप स्मरण रखते हैं, आप ये क्वेश्चन मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपको स्मरण हो रहा है, लेकिन पुनः इसको जब ध्यान में करते हैं 1-2 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद, तो फिर आप इसमें असफल होते हैं। इसका कारण यही है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। देखिए वीडियो को आपको हफ्ते में थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले, थोड़ा बहुत जब भी घंटे 2 घंटे का, तो वीडियो रिमाइंड जरूर देख लीजिए करें। हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। और टेलीग्राम में जरूर जुड़े, नोट्स PDF फाइल प्राप्त करें वहाँ पे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यह कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा विस्मृति की बात करेंगे। जी हाँ, आप लोग भी कमेंट द्वारा बता सकते हैं अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन, अपना स्कोर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विवाहों में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। जी हाँ, ऐसा बीमाओं में से किस प्रकार वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह व्यक्ति हंसमुख और सामाजिक है। आक्रामकता होगा, बुद्धि होगा, अंतर्मुखता होगा या बहिर्मुखता होगा। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति हंसमुख और सामाजिक है तो वह अंतर्मुखता नहीं हो सकता, वह बहिर्मुखता ही कहलाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र आई होप वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। जयसवाल सर, उनका सभी से दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं, नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न, यानी कि कोई एक समायोजित व्यक्ति होगा उसकी क्या विशेषता नहीं हो सकती है। उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, ठीक है, आपके व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन या दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता बात करेंगे। तो देखिए एक समायोजित व्यक्ति की क्या विशेषता नहीं हो सकती। तो एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता यह है कि व्यक्तित्व उद्देश्यों का प्रदर्शन करना। यह दोस्तों एक समायोजित अगर व्यक्ति होगा उसकी विशेषता नहीं होगी। अगर एक समायोजित व्यक्ति है उसकी विशेषता है कि उत्तरदायित्व को, अब जो भी उत्तरदायित्व उसको वह स्वीकार करता है अपने उत्तरदायित्व को, ठीक है, उचित संवेगों का भी प्रदर्शन करता है, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता होती है। तो एक समायोजित व्यक्ति के 3 आपकी विशेषताएं हैं और तीसरा ऑप्शन जो है विशेषता नहीं होगा, ABD आपके विशेषताएं होंगी। अगला प्रश्न है कि समायोजन की प्रक्रिया है, जो समायोजन की प्रक्रिया होती है, समायोजन की प्रक्रिया गतिशील होती है, स्थिर होती है, स्थानापन्न होती है या मानसिक रूप से होती है। आप सभी प्यारे मित्र शिक्षक भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आपका कमेंट सर्वोपरि है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। समायोजन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया गतिशील रूप में होती है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है। जो व्यक्ति होते हैं कुसमायोजन, यानी अगर आप किसी में समायोजन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो वह जो कुसमायोजन होता है प्रकट करते हैं। झगड़ालू प्रवृत्ति के अगर व्यक्ति होंगे वो लोग यह कुसमायोजन को प्रकट करते हैं। पलायनवादी प्रवृत्तियों से या आक्रमणकारी के रूप में या उपरोक्त सभी के रूप में। देखिए कुसंयोजन, जहां आप संयोजन नहीं बना सकते हैं, अर्थात झगड़ालू प्रवृत्ति हो सकता है, आप संयोजन नहीं बना सकते तो उस जगह को छोड़ सकते हैं। पलायनवादी प्रवृत्तियां ये भी आएगा। आप अगर संयोजन नहीं कर रहे हैं तो आक्रमण भी कारी कर सकते हैं, विरोध करेंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। व्यक्तिगत कुसंयोजन प्रकट करता है, ये तीनों प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न यह दिया गया है कि अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाना चाहिए। अगर अभिप्रेरणा देना है, मोटिवेशन देना है बच्चों में, ठीक है, मोटिवेशन हेतु आप बच्चों में किस प्रकार के पुरस्कार आपको देने चाहिए। मनोवैज्ञानिक यानी कि प्रशंसा प्रोत्साहन आदि के रूप में, नगद नोटों के रूप में, खेल कलांश में जाने से मुक्त कर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिया जाना चाहिए। तो अभिप्रेरणा हेतु जो पुरस्कार है दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक रूप में, अर्थात प्रशंसा प्रोत्साहन आदि के रूप में दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया आपकी स्क्रीन पर। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। JP गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत के अलावा, थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत के अलावा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अलावा दोस्तों, या कहेंगे सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के अलावा। अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका क्या जवाब है दोस्तों। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किसके अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो JP गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के सिद्धांत के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला ऑप्शन
सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना मेहनत लगे करेंगे, लेकिन सिलेक्शन एक सीट वो सरकारी गवर्नमेंट टीचर की मिलनी चाहिए प्यारे साथियों। जी हाँ, वो सपना आपके दिल और दिमाग में बैठा के चलना है। प्रश्न अगला है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन ने कहा कि जो 90 से 100 तक बुद्धिलब्धि जिसकी होगी वह किस श्रेणी में बालक आएगा? मंदबुद्धि में, सामान्य में, श्रेष्ठ में या क्षीण में? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टर्मन के अनुसार आपका सामान्य बुद्धि में आ जाएगा। जनरल आईक्यू की बात करेंगे। आ गया दोस्तों अगला प्रश्न है। आगे दिया गया है कि जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, ऐसे मूल्यांकन की विशेषता क्या कहलाएगी? जी हाँ, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ये बताइए प्यारे मित्रों शिक्षक बंधुओं कि ऐसी परीक्षा जिसमें प्रश्नों के विभिन्न उत्तर ना होकर एक ही उत्तर हो, जैसा आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम टू सेम यही प्रश्न है, इसी का जवाब देना है। क्या वह विश्वसनीयता कहलाएगा, वैधता कहलाएगा, वस्तुनिष्ठता कहलाएगा या दोस्तों व्यापकता कहलाएगा? तो आपका जो जवाब होना चाहिए 1 नंबर वाला जवाब होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन पे पर नंबर मिलना चाहिए। और यही सिलेक्शन का रास्ता, यही दोस्तों हमें यही मोटिवेट करना है कि प्रत्येक नंबर पर नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन पर नंबर लाना है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? जी हाँ, जो आपके सामान्य संयुक्त कोशिका होते हैं उनमें दोस्तों गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं? 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि टोटल जो गुणसूत्र हमारे 26 होते हैं। और ये जोड़े कितने होते हैं? 2 गुणसूत्रों का जोड़ा होता है। तो टोटल अगर गुणसूत्र का जोड़ा पूछा जाता तो आपको 23 करना है, अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी, पेडागोजी के 15 बेहतरीन प्रश्न रहेंगे। अभी तक हम बाल विकास के प्रश्न देखें, अब आपके 15 प्रश्न मनोविज्ञान, फिजिकोलॉजी और पेडागोजी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कथन नहीं होगा किसके? क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता होता है, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं दिया गया? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि देखिए, कोई भी समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, कोई भी समस्या है अगर आप अभ्यास करेंगे हल किया जाता है, ठीक है, लेकिन आप ये सोचेंगे उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन दिया गया है। अब देखते हैं प्यारे मित्रों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि व्यक्तित्व अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है? जो व्यक्तित्व के अंतर यानी कि आपके जो अंतर आत्मा के जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, ठीक है, वह शिक्षकों की मदद किस में करता है? पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझाने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते हैं, या व्यक्तित्व अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, या सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुत शैली के रूप में बनाने में होगा, या प्यारे मित्रों आपका सभी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट करेंगे, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षक की मदद किसमें करेगा? जो व्यक्तिगत, अगर कोई शिक्षक हैं, ठीक है, आपको प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत क्या है उसका नॉलेज होना चाहिए, बच्चा कैसा है, क्या सारी चीज़ें हैं। इससे यह होता है कि सभी शिक्षार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन एक शिक्षक कर सकता है और उसका अनुरूप जो है उसे पढ़ाने में, उसे शिक्षित करने में क्या है उसे आसान हो सकता है, उससे उसी प्रकार से शिक्षित कर सकता है जिस प्रकार से बच्चा समझ सके। अगला प्रश्न दिया गया है कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अंतरा व्यक्तित्व, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का, प्राकृतिक बुद्धि का, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि का, या अस्तित्व परक बुद्धि का हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ दोस्तों संबंधित हो सकता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है दोस्तों कि संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है? तो अंतरा व्यक्तित्व और अंतः व्यक्तित्व बुद्धि के साथ संबंधित हो सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों प्यारे मित्रों आ चुका है
कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन प्रक्रिया होती है, प्रतिधारण प्रक्रिया होती है, पुनरावृत्ति प्रक्रिया होती है, या सार को दोहराना प्रवृत्ति होती है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स दोस्तों, ठीक है, मेरे को बार बार बोलता है कि आपके जो ये भाई बहन शिक्षक बंधु हैं कमेंट बहुत कम करते हैं, तो दोस्तों कमेंट भरपूर करना है, ठीक है। अगर आप ये सोचिए आधे पेट अगर किसी को खिलाया जाए तो 1-2 घंटे बाद फिर भूख लगाएगी, अगर अच्छे मन से खा लेगा तो भूखा नहीं होगा। अर्थात कमेंट भरपूर करना है, ठीक है, इस कमेंट बॉक्स में भर लेना है कमेंट को, ठीक है, कमेंट का पेट भरना है। तो आइए इस प्रश्न का जवाब जान लेते हैं दोस्तों कि बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो दोस्तों वह हमारी प्रतिधारण प्रक्रिया हो जाएगी। जी हाँ, आप लोगों का कमेंट सर्वोपरि है, मैं हर एक प्रश्न हर एक क्वेश्चन का कमेंट यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ। आप लोगों का प्यार स्नेह फीडबैक लाजवाब है दोस्तों। देखिए कौन सा ऐसा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? सभी प्यारे में कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन हैं और 4 में से बताना है उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना हो गया, अवलोकन हो गया, या विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना हो जाएगा। तो ऐसा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों विद्यार्थियों का योग्यता का क्रम निर्धारण करना, यह दोस्तों ये उपयुक्त रचनात्मक जो है आपका यह कारक नहीं कहलाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य जो है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना नहीं होगा। अगले प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है? आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं। 10 प्रश्न और बचे हैं, ध्यानपूर्वक। टेलीग्राम से दोस्तों जरूर जुड़ें, टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। PDF फाइल नोट्स सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों हाल का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? ठीक है, बुद्धि की प्रगति का, अधिगम के अभिप्रेरण की भूमिका का, या मूल्यों का विकास का, या दोस्तों किशोरों के मनोविज्ञान का करता है? तो हाल का सिद्धांत दोस्तों किसकी व्याख्या करता है? तो हाल का सिद्धांत दोस्तों किशोरों की जो मनोविज्ञान होता है उसका यहाँ पर व्याख्या करता है। किशोरों के मनोविज्ञान यानी फिजिकोलॉजी की बात करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपने इंस्टाग्राम पर हैं और जायसवाल सर को अपने फैमिली टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर नोट्स PDF फाइल सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी मिलता रहेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पर आपको सारे सोशल मीडिया पर अब आप अपने परिवार को वहाँ पर पा सकते हैं। तो जरूर फॉलो करें, सहयोग करें, फीडबैक करें। दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके मनोवैज्ञानिक हल हैं, थांडाइक हैं, हेगार्टी हैं, या स्किनर हो जाएंगे? आपका कमेंट लाजवाब है दोस्तों। प्यारे मित्रों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो प्रतिपादन करने वाले हैं वह हमारे महाराज कह दे या मनोवैज्ञानिक कह दे, ठीक है, या मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, वह आपके स्किनर हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले आपके स्किनर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर BF स्किनर हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर कौन रह चुके हैं? तो BF स्किनर रह चुके हैं। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किसके प्रोफेसर थे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में आपके जो स्किनर हैं मनोवैज्ञानिक के या मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? दोस्तों ऐसा अनुच्छेद क्या कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 30, या अनुच्छेद जो है 30B कहता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, वह हमारा अनुच्छेद 30 है जो कहता है धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकता है। नोट कर लेंगे हर एक क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फीडबैक करते रहें। दोस्तों अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहल वर्ग ने प्रयोग किया था। जी हाँ, कुत्ते पर किया, वन मानुषों पर, बिल्ली पर किया, या चूहों पर किया? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने में, जी हाँ, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में सीखने में जो है कोहलर ने, आपके सभी को पता है, वन मानुषों पर प्रयोग किया था। और जब भी बात की जाती है कोहलर की, तो कोहलर ने दोस्तों अधिगम से संबंधित अनेक
प्रयोगों के आधार पर अंतर्दृष्टि अथवा सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुत बार पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, और इसे सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो कोहलर ने अपने एक पुस्तक जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, 1964 में की थी। ये बहुत बार पूछा गया है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन हैं, किन्होंने लिखा, ठीक है, तो आपके कोहलर ने लिखा था। कब लिखा था, 1959 में इसकी रचना की थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की पुस्तक में। ये किससे है दोस्तों, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या पर है। अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, साथ ही एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। दोस्तों, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, यह संबंधित हो जाता है पूर्व किशोरावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से या शैशवावस्था से। तो देखिए, जो हम कहते हैं 9 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती, स्टेज होता है दोस्तों, इस अवस्था में क्या है, माँ बाप के साय से बाहर निकल कर, बच्चे माता पिता के साय से बाहर निकल कर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना, ये संबंधित हो जाएगा। ज़्यादा पसंद करते हुए 9 से 12 वर्ष की आयु है, अर्थात पूर्व किशोरावस्था कहला जाएगा। अब प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर है कि बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय। तो जब भी तरल क्रिस्टलीय का ये नाम आपने सुनना है तो एक ही नाम करना, कैटल की बात करेंगे। जी हाँ, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक आपके प्रोफेसर कैटल हो जाएंगे। और अगला प्यारा सा क्वेश्चन है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है, समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के या समस्या समाधान के। जी हाँ, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग दोस्तों किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो यह दोस्तों समस्या समाधान। जी हाँ, जब कोई भी समस्या क्रिएट होती है, उस समस्या को समाधान के लिए जो है शिक्षण हेतु ही मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग करके समस्या का समाधान में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। जी हाँ, जो आपके गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है, फिजिकोलॉजी कहलाते हैं। ये दोस्तों सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या सामान्य बुद्धि से संबंधित है। तो गोलमैन की बात करते हैं, तो गोलमैन दोस्तों ये हमारे संवेगात्मक बुद्धि के जो है दोस्तों संबंधित कहलाते हैं। अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, छात्रों में चोरी करने की आदत, डाका डालने की आदत, ठीक है, कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चों में तो कुछ ज़रूरतें होती हैं, खाने की ज़रूरत हो गई, या कुछ ही दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बालक को, अपने साथी को देखते हैं उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो जब उससे घर से नहीं मिलता है तो बच्चा क्या करता है, चोरी करने लगता है, ठीक है, बिना, ठीक है, माता पिता को बताए हुए कहीं से वह पैसे चुराने लगता, रखा होगा तो वहाँ से जाके निकाल लेता है। तो ये क्या कहलाता, देखिए, छात्रों में चोरी करने की आदत को हम कैसे दूर करेंगे, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, राष्ट्र हित में जो आपका स्थान दोस्तों सर्वोपरि होता है। इसलिए जायसवाल सर आप सभी को दिल से, तहे दिल से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, सभी मित्रों का वेलकम करते हैं, ठीक है। तो बालकों को पारितोषिक देकर हम कर सकते हैं, सजा देकर, उदाहरण देकर या ताड़ना देकर। ताड़ना मतलब होता है, कहते हैं ना कि मुझे ताड़ना या ताव देकर, ठीक है, उसे ताव दिया जाए। कहते हैं जब कोई दो युद्ध कर रहे हो, उसे एक का ताव दिया जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे इसका क्रोध है, गुस्सा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण देकर। किसी का भी उदाहरण देकर दे सकते, अगर चोरी करोगे तो आगे जेल जाओगे, ये सज़ा मिलेगी, सारी चीज़ें आप लोग ये कर सकते हैं। अब आ गया प्यारे मित्रों आपका मॉक क्वेश्चन, और मॉक क्वेश्चन, हर एक मॉक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हमारा अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन होता है, आप सभी प्यारे मित्रों को पता होगा। तो मॉक क्वेश्चन फॉर यू, आप सभी के लिए है। और अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा आपको बताना है, यानी आपका ही बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, आपके लिए प्रश्न है कि आप ये बताइए आपका सर्वोत्तम कथन कौन सा हो सकता है। कि अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, ठीक है, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, ये विद्यार्थियों को सदैव अनुशासन में रखता है। तो आप ये बताइए, आप एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते, शिक्षक शिक्षिका होने के नाते आपका सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका आंसर हम नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट सेशन आएगा उसका उस पर चर्चा करेंगे। और कंटिन्यू क्लासेज यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है, शिक्षक का परिवार है, आप लोगों का परिवार है, टीचर्स फैमिली है। तो सभी मित्रों को जायसवाल सर का, ठीक है, स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद स्वीकार करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी।